नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और बीजेपी नेता गुंजन सुखीजा ने चैती रोड स्थित ब्लॉक कार्यालय के सामने तराई जाट महासभा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यकर्ताओं ने उनके आगमन पर फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और बीजेपी नेता गुंजन सुखीजा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह आने वाले निकाय चुनाव और संसदीय चुनाव को लेकर अभी से कमर कस लें। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई, जिसकी दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की गई और कहा कि बीजेपी सरकार में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जनता पार्टी का संगठन के विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश की पदाधिकारियों की टीम घोषित होने के पश्चात सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और सभी जिलों में हमने जिलों के प्रभारी नियुक्त किए। अब दिसंबर माह में हम अपने जिलों की कार्यकारिणी और मंडलों की जो कार्यकारिणी है, मंडल अध्यक्ष सहित, ये सभी हम लोग निर्धारित करेंगे। और 30 नवंबर तक जो हमारे मोर्चे हैं 7, इन 7 मोर्चों के अध्यक्ष तो हम घोषित कर चुके हैं, लेकिन कार्यकारिणी घोषित होगी। इसके पश्चात हमारे 27 विभाग हैं पार्टी के और 18 प्रकोष्ठ हैं। इनमें भी हम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे और हमारा जो भी कार्यकर्ता है पार्टी का, वो सभी कार्यकर्ताओं को हम पार्टी के काम में लगाने की हमारी योजना है। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा, इन दोनों को हम बूथ स्तर तक हम इनका विस्तार करेंगे और प्रत्येक बूथ पर हमारी बहनों की टीम होगी, युवाओं की टीम होगी और इस तरह से हम अपने संगठन को नीचे तक, धरातल तक जो है एक सशक्त भूमिका। आगामी 2023 में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। पार्टी उसके लिए योजना बनाना प्रारंभ कर दिया है और चूंकि पूरे देश भर का चुनाव लोकसभा का 2024 में होना है, उसके लिए अभी से प्लानिंग हमारी प्रारंभ हो चुकी है। अभी हम लोग हिमाचल विधानसभा का चुनाव था, सभी लोग हिमाचल विधानसभा चुनाव पे लगे हुए थे। अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है, 4 तारीख को चुनाव है, 4 दिसंबर को। तो हमारे उत्तराखंड से भी बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ लगे हुए हैं। और उसके बाद 5 दिसंबर से हम उत्तराखंड के भीतर भी जो हमारी संगठनात्मक और चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से जो भी योजना है, उसको हम तैयार करेंगे। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अभी जसपुर में हुई है और उसी प्रकार आज काशीपुर विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक, जनप्रतिनिधियों की बैठक आज यहाँ हो रही है, जिसमें जो है संगठन को और ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार गति दी जाए और किस तरीके से आगे और ज़्यादा मजबूत किया जाए और आगे जो हमारी जो कार्यकारिणी बननी है उसको लेकर भी विचार विमर्श और कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, इस विषय को लेकर आज यहाँ बैठक पूरी विधानसभा की, काशीपुर विधानसभा की रखी गई और सभी प्रमुख हमारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। अंतरकला मुझे तो ऐसा कहीं लगा नहीं, क्योंकि एक कार्यक्रम जो है काशीपुर महानगर का था, एक कार्यक्रम काशीपुर ग्रामीण का था और सभी हमारे जो प्रमुख लोग थे वो दोनों कार्यक्रमों में रहे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मुझे लगता है कहीं कोई अंतरकला नहीं। आपको बैनर पोस्टर भी नज़र नहीं आए होंगे जिनमें एक दूसरे की तस्वीर तक गायब कर दी गई थी। देखिए, क्या इसे देखना नहीं चाहते या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अंतरकला वाली स्थिति है और हमारे काशीपुर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने, सभी कार्यकर्ताओं ने जसपुर विधानसभा इतने भारी मतों से जीती है, तो मुझे लगता नहीं कहीं कोई अंतरकला है। हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से संगठित है, पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से। लेकिन जसपुर में तो आप हार गए, आप कह रहे हैं जसपुर जीती है। और पार्टी काशीपुर जीती, इतने करीब 17,000 वोटों से हम यहाँ विधानसभा का चुनाव जीते, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरीके की दिक्कत है। पार्टी में कहीं कोई अंतरकला नहीं है और सारी पार्टी जो है पूर्ण रूप से संगठित है और सब मिलकर काम कर रहे हैं।
किरण नेगी हत्याकांड में कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुनर्विचार याचिका को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतोष व्यक्त करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए दोषियों को कठोर सजा दिलाए जाने की प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश करेगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों किरण नेगी के परिजनों से मुलाकात की थी और उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का वादा भी किया था। जहां एक और सीएम धामी ने कहा कि किरण नेगी को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर से कवायद में जुटेंगे, तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी को न्याय दिलाने के लिए सभी को आवाज बुलंद करनी ही होगी। कि न्याय तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है, पूरा देश उस निर्णय से हतप्रभ है। ये आखिर क्या हो गया, आखिर उस लड़की की हत्या किसने की और उसको क्यों नहीं न्याय मिला। इस संबंध में मैं अनिल बलूनी जी, हमारी बातचीत हुई। मैं कुछ अधिवक्ताओं के साथ और जो लोग डॉक्टर वछेती, योगिता बयाना, जो शुरू से इस परिवार के साथ खड़े हैं, उन सब के साथ हम लोग बैठे थे। कुछ अधिवक्ताओं के साथ भी मैं बैठा हूँ। कुछ कानून के जो अच्छे जानकार हैं, उन लोगों के साथ भी इस प्रकरण पर मेरी बातचीत हुई है। मैं अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उत्तराखंड की बेटी के लिए उन्होंने ठोस पहल की है। जनता तो साथ में है ही, लेकिन जो पुनर्विचार याचिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना भी करूंगा और उनको अपनी शुभकामनाएं भी। खेल और महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंची, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए रेखा आर्य ने कहा कि 2024 में उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर खेल विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल कराए जाएंगे। इसके लिए खेल विभाग तैयारियों में जुट गया है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हल्द्वानी देहरादून अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। 2023 तक काम को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे कि 2024 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो सके। देखिए, हमें राज्य में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन करना है। 2024 में इसका होना तय है। हम लोग उसकी तैयारी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं। अवस्थापना की स्थिति में मैं मानती हूँ कि लगभग 70 से 80% हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। रही बात चाहे वो हल्द्वानी इंटरनेशनल स्टेडियम की हो अथवा देहरादून की हो अथवा हरिद्वार की हो, मैं मानती हूँ कि हम लोग उसके लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल के आयोजन से पहले वैसे तो इसी वर्ष के अंत या 2023 के मध्य में जो है सभी चीज़ों का समाधान, जो भी चाहे वो लिंगारॉन हो, देहरादून का हमारा स्टेडियम हो अथवा यहाँ का हो, हम लोग उसको शॉर्ट आउट। देखिए, कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर 2022 के चुनाव में जनता के मध्य गई थी और जनता ने उसका क्या जवाब दिया, ये हम सबके सामने है। तो इसलिए खाली कांग्रेस जो है उसकी कथनी में है। भ्रष्टाचार का स्वयं कांग्रेस अपने आप में पुतला है। यदि 2014 का हम कालखंड देखते हैं, कांग्रेस का कालखंड देखते हैं, तो पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा जो है उन्होंने अपनी सत्ता चलाई है। ऐसे लोग जो है यदि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या पूछ करते हैं, ये केवल मात्र दिखावा है। मैं मानती हूँ कि जिनके तरफ से भी इस प्रकार की बातें आई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि यदि उनको कहीं पे भी ऐसा प्रतीत होता है, किसी भी मामले में ऐसा प्रतीत होता है, तो बताएं और उस पर निष्पक्ष जांच होगी। इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। और 2017 से लेकर अभी तक मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और जीरो टॉलरेंस के साथ मैं काम किया है। और हम सब ने शायद ऐसा बिरला उदाहरण कभी नहीं देखा होगा कि हमने यदि किसी घोटाले का पता चला है, यदि युवाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हुआ है, तो कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वह की गई है। यह भी उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिलता है, जो स्पष्ट बताता है कि हम जीरो टॉलरेंस।
आगामी 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति को तैयार कर चुकी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 28 नवंबर को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी और रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और सरकार की तमाम विफलताओं को लेकर इस सत्र में कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज बुलंद करेगी। 28 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल की बैठक आहूत की गई है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विधायक विभिन्न प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जो ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, अंकिता हत्याकांड, उधम सिंह नगर में दहाड़े 2 हत्याएं, उत्तरकाशी में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार, सल्ट अल्मोड़ा में एक दलित युवक अंतर जातीय विवाह करता है, उसकी हत्या हो जाती है। अजनत चयन सेवा आयोग में भर्ती घोटाला, अन्य संस्थाओं में भर्ती घोटाला के अलावा अन्य संस्थाओं में भी भारी अनियमितताएं, हेरा फेरी और दलित उत्पीड़न के लगातार होती हुई घटनाएं, तमाम विषय है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे और विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को, प्रश्नों को, सवालों को उठाएंगे और भाजपा को जवाब देने के लिए बाध्य करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सरकार को घेरने की कवायद में जुटी है। वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस के पास कहने और बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के नेता आपस में ही द्वंद्व में जुटे हैं। प्रदेश में महंगाई को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। आज केंद्र और प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। हम आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो रहे हैं और विश्व में आर्थिक मजबूती के तौर पर हम 5वें स्थान पर हैं। की बैठक हुई। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई पे कोई भी मुद्दे नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए जो डबल इंजन के जो हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, एक ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड के विकास के लिए हुए, यहाँ के जन के विकास के लिए हुए हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इस तरह से वो बयानबाजी करते हैं और अपनी जो उनकी पार्टी में जो सरफुटोवल चल रही है उनकी, जिस प्रकार से वो एक दूसरे को अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबको जग जाहिर है। और कांग्रेस को जो है प्रदेश और देश की जनता ने एक बार नहीं कई बार उनको नकार दिया है, इसलिए उनके पास कुछ बोलने कोई मुद्दे नहीं है। महंगाई एक विश्वव्यापी समस्या है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो चाहे हमारे प्रदेश के अंदर हो, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, किए गए हैं। और साथ ही जिस प्रकार से कोरोना काल के दौरान जिस तरह से समस्याएं आई, उसको लेकर के भी सभी जिस प्रकार से भी प्रयास किए जा रहे हैं, महंगाई को नियंत्रित किया गया है। और हम आज एक बड़ी खुशी की बात है कि हम विश्व स्तर पर हमारे देश की जो आर्थिकी मजबूत हुई है, हम 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। तो निश्चित रूप से ये देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण है और इसी से ही आगे विकास की कई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मैं विभिन्न अवसरों पर ये पंकज पांडे जी और हमारे नौटियाल जी, ये अक्सर इनके साथ मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में रहना होता है। जब मैं उद्योग समूह के बंधुओं के साथ रहता हूं, तो मैं उन उद्योग समूह के बंधुओं से हमेशा एक बात कहता हूं कि आपका उद्योग बढ़ाने में, व्यापार बढ़ाने में जो भी उत्तराखंड की सरकार कर सकती है, उसको हम लोग हर संभव करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अब उद्योग के क्षेत्र में हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और ब्रांड एम्बेसडर बनकर संपूर्ण भारतवर्ष में और संपूर्ण दुनिया में जो उत्तराखंड के अंदर काम हो रहे हैं, जो उत्तराखंड की सरकार जिन बातों को आगे बढ़ा रही है, उनको कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में
आगे उसको बताने का काम, प्रचार करने का काम, लोगों को समझाने का काम आप सबके माध्यम से होना चाहिए। इसलिए चूंकि आप सब लोग उत्तराखंड से, आपकी जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, आपकी जो पैतृक पहचान है वो उत्तराखंड के नाते है। इसलिए उत्तराखंड राज्य के पूरे देश में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, वो सारे के सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन ही है, उसी का परिणाम है कि आज पूरा देश एक सुनियोजित तरीके से, पहले अनियंत्रित, अनियोजित, अव्यवस्थित इस प्रकार का विकास चलता था। अब आप देख रहे होंगे 2014 के बाद देश के अंदर एक सुनियोजित विकास, इसकी एक श्रृंखला चली है। एक विजन के तहत विकास का मॉडल बनकर पूरी दुनिया के अंदर भारत उभर रहा है। भारत की मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। 2014 से पहले का भारत हम सब लोगों ने देखा, जब भारत की पहचान एक दब्बू भारत के रूप में, एक पिछलग्गू भारत के रूप में, ऐसा भारत जो अपने हितों की बात भी वैश्विक मंचों पर नहीं कर पाता था, आज भारत का मान सम्मान दुनिया के अंदर पहचान बढ़ी है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।